Hello and welcome to the class. Section 53A of Transfer of Property Act 1882 बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की या फिर बोले डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो रूल ऑफ इक्विटी का ही एक रूल है, एक लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट्स को सर्टेन ट्रांसफरीज के। कौन से ट्रांसफरीज के राइट प्रोटेक्ट करता है उसी के बारे में सेक्शन 53A बात करता है और हम इस क्लास में वही पढ़ेंगे। पार्ट परफॉर्मेंस को हिंदी में कहते हैं आंशिक अदायगी। अदायगी किस चीज की? पेमेंट की। तो बस इतना हमें समझना है, पार्ट परफॉर्मेंस आंशिक अदायगी और अदायगी किसकी? किसी पेमेंट की। अब इसको हम साइड में रखते हैं और अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ट्रांसफरर है और बी ट्रांसफरी है। जब हमने बात करी सेक्शन 53A की, तो सेक्शन 53A हमें पता है चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है जहां की बात हुई है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो डील हो रही है अब ए और बी के बीच में वो किसकी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। तब यहाँ पर ए और बी, हमने बोला ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, तो डील किसकी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 53A इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट में आता है चैप्टर 2 के, जहां पे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात हुई है चैप्टर 2 में। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पार्ट परफॉर्मेंस आंशिक अदायगी। अदायगी किसकी? पेमेंट की, है ना। ये बात अभी मैंने आपको बताया, इसको याद रख के हमें आगे बढ़ना है। तो ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, ए की कुछ लैंड है, कुछ जमीन है, कुछ प्लॉट है। तो वो ए बोलता है कि मैं अपना ये प्लॉट बेचना चाहता हूँ, बी बोलता है कि ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, जितनी आप पेमेंट मांग रहे हो इस प्लॉट की उतने पूरे पैसे अभी मेरे पास नहीं है। मैं अग्री करता हूँ कि जो आप मांग रहे हो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है अदायगी करने के लिए, पूरे पैसे नहीं है पेमेंट देने के लिए। अभी बताया ना आपको, पार्ट परफॉर्मेंस आंशिक अदायगी, तो मैं आंशिक अदायगी कर दे रहा हूं, बाकी के पैसे जो है, बाकी के जो पैसा है वो मैं बाद में दे दूंगा जब मेरे पास आएंगे। ट्रांसफरर यानी कि ए रेडी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में सब कुछ हो जाता है, मीन सब कुछ लिखा हुआ है, लिखित में है, रिटन में है, स्टैम्प्ड है, सभी कुछ हो जाता है। मीन जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, किससे रिलेटेड? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं जो कि हमने बोला ट्रांसफर की थी प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी की? ए के प्लॉट से रिलेटेड। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, वो थी रजिस्ट्री की। ए बी के नाम पे प्लॉट रजिस्टर नहीं करवाता, कहता है जब आप पेमेंट कर दोगे तब रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी। अब बी ने कुछ पैसे दे दिए उसको और जो भी उनके बीच में तय हुआ वैसा देने के लिए वो तैयार भी है। अब ए को अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। अब इतने पैसों की जरूरत पड़ी कि उसको वो प्लॉट जो उसका था वो ऑलरेडी वो 20 को जो था पार्ट परफॉर्मेंस पे चल रहा था उसका, और अब उसके पास कुछ और बचा भी नहीं था। तो ए ने सोचा अब मैं क्या करूं। उसको सी मिला, उसने सी को कहा मेरा ये प्लॉट है, खरीदोगे? सी ने कहा बिल्कुल खरीदूंगा। क्या उसने पूछा कितने रुपए में? तो बोलता है इतने रुपए में। सी रेडी हो जाता है, ए जाता है रजिस्ट्री करा के आ जाता है प्लॉट की सी के नाम पे। अब वो प्लॉट किसका हो गया? सी का, क्योंकि रजिस्ट्री उसके नाम पे हो गई, रजिस्टर तो उसके नाम पे चढ़ गया। अब ये बात बी को पता चलती है कि उसने जो प्लॉट है वो सी को बेच दिया। अब वो ए के पास जाता है, भाई मैं तैयार था देने के लिए पैसे, अभी नहीं थे, जुगाड़ कर रहा था, दे देता मैं आपको। ए बोलता है जी नहीं मुझे अर्जेंट था तो मैंने सी को बेच दिया। अब बी क्या करे? बी खाली हाथ, पैसे भी दे दिए, प्लॉट भी है, भले ही प्लॉट पे उसका कब्जा है। यहाँ पे बात ध्यान रखना, कब्जा हो सकता है उसका, पोजेशन हो सकती है बी की हो, ठीक है, लेकिन अभी वो क्या करे? उसके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि सी के पास आ गया ना प्लॉट, सी तो जाएगा बी के पास कि खाली करो प्लॉट, है ना। अभी बी कहेगा कैसे खाली कर दूं, देखो मैंने तो इसकी चारों दीवारी भी बनाई है, दीवारें कितनी ऊंची ऊंची करा दी है, इस पे देखो मैंने ये काम भी कराना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा ये प्लॉट मेरा है। अभी बी क्या करे? सी बोलता है खाली करो, एविक्ट करना चाहता है बी को। बी बोलता है मेरा है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको इतने पैसे दे चुका हूँ। अब बी जो होगा वो भागा भागा कोर्ट के पास जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट करेगा। कौन सा सूट इंस्टीट्यूट करेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ए को बोला के लिए कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज में चीज हेल्ड हुई है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर जब पार्ट परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो अगर किसी वजह से
व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो है केस नहीं ला पाया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए नहीं ले पाया किसी वजह से, तो टाइम बार्ड नहीं है वो केस, टाइम बार्ड में ही आना है। ये बात ध्यान रखना कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेके आनी है। सेक्शन 53A में उसमें नहीं आता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टाइम बार्ड नहीं है। उसके बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए लाई जा सकती है जब टाइम लिमिट खत्म हो जाए। उसके बाद भी विद इन केसेस में जो है गुजरने के बाद फिर ये हेल्ड हुई थी कि जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो केस आएगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो लिमिटेशन है, इस पे ने बोला पार्ट परफॉर्मेंस का केस कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, एक को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो केस आएगा ना, वो बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो लिमिटेशन दी हुई है, लिमिट बार नहीं है, टाइम बार नहीं है। 53A का केस, 53A का जो भी केस इंस्टीट्यूट होगा वो लिमिटेशन के लिए अकॉर्डिंग नहीं आएगा, टाइम बार नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब कोर्ट बोलेगी कि प्रूफ करिए अपनी बात, बी को मौका मिलता है अपनी बात प्रूफ करने का। तो बी कैसे प्रूफ करेगा अपनी बात? देखिए यहाँ पर फिर से एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग या तो प्राइमरी एविडेंस लेके जाओ या फिर सेकेंडरी एविडेंस लेके जाओ। यार कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट को ही लेके दिखाना पड़ेगा। रिटिन में आपने बोला रिटिन में हमारी बात हुई थी, ओरल कुछ नहीं चलेगा। अगर आप मुझबानी आपके बीच में कुछ बात हुई थी, उसके बेस में आपने पैसा देना शुरू कर दिया, पोजेशन भी ले ली, अभी वो बाद में सी को रजिस्ट्री करवा दी, तो कुछ नहीं चलेगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मीन्स रिटन में होना चाहिए। तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस लाओ, लेकिन लाओ क्या, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ कि हाँ ऐसा हुआ था। अगर कोटेशंस के फॉर्म में है कि हाँ हमने फ्यूचर में अग्रीमेंट टू सेल किया है और फ्यूचर में इस तरीके से इतने रुपए में हम बेचेंगे, ऐसा कुछ कोटेशन अगर है तो वो भी नहीं चलेगा। हर चीज एसर्टेन होनी चाहिए। जब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, उनमें जो टर्म्स है वो एसर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। कुछ भी अपनी मर्जी से या कुछ भी ऐसा नहीं हो जिसमें भी कुछ भी लूप होल वाली बात हो कि हाँ कुछ रह गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। वो होता है पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट, और उसी को ले जा करके क्या कराया जा सकता है, बी के द्वारा। जो कि हम बी की बात कर रहे थे ना, बी अपना केस लेके गया है, तो तभी वो प्रूफ करा सकता है अगर एसर्टेनेबल टर्म्स हैं तो इलिस्ट्रेशन के थ्रू मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहना चाह रहा है। अब हम बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज कही गई है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देख लेते हैं क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स को भी देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कंसिडरेशन भी जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि राइटिंग में है, रिटन है और एसर्टेनेबल टर्म्स है, हर टर्म जो है उसकी निश्चित है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ट्रांसफर अपने, यहाँ पे ध्यान रखना, साइन के द्वारा, या तो खुद अपने साइन के द्वारा या किसी और को अपनी जगह पर बिठाता है कि आपके साइन चल जाएंगे, किसी तरीके की वजह से वो खुद साइन नहीं कर पा रहा, तो साइन की बात भी है, साइन होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात भी है किसके? ट्रांसफरर के। तो ट्रांसफरर के साइन या उसके बिहाफ पे किसी ने साइन किए, उसके जिस असाइन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, और वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया एसर्टेनेबल टर्म्स के साथ में। और ट्रांसफरी क्या करता है? पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पोजेशन ले लेता है। अब पोजेशन की दो बात हो जाती है, या तो पोजेशन वो लेता है या फिर रिटेन करता है। दोनों बातों को ध्यान से समझना। पहले आता है टेकिंग पोजेशन, यानी जब उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी मैंने आपको प्लॉट वाला एग्जाम्पल दिया, तो जब प्लॉट था उसका ए का, तो बी जो है प्लॉट को जाके ले लेता है, पोजेशन ले लेता है, कब्जा ले लेता है कुछ पैसे देकर के, जैसा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच में निश्चित हुआ। अब रिटेनिंग पोजेशन का मतलब आता है बी ऑलरेडी एक प्लॉट, वही अगर हम बात करें वो प्लॉट जो था बी के पास पहले से ही था, उसपे वो अपने कैटल्स को, अपने मवेशियों को, अपनी गाय भैंसों को बांधता था वहां पर, वो पहले से उसके पास पोजेशन पे था, लीज पे था, से फॉर एग्जाम्पल पट्टे पे उसने ले रखा था, किराया देता था उसका। तो रिटेनिंग पोजेशन तो उसकी बोलता है कि हमें आपको अग्रीमेंट में बेचना चाहता हूँ, आपको बेच दूंगा, और फिर इस तरह से वो जो है आपस में ए और बी क्या कर लेते हैं, अग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, रिटेनिंग पोजेशन, तो लीज पे तो पहले ही था, तो उसकी या फिर उसकी पोजेशन को वो रिटेन कर लेता है।
तो रिटेनिंग पोजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद पोजेशन लेता है, दोनों ही केस में वो पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है और बाकी की करने के लिए वो तैयार भी है और उसने कुछ एक्ट भी कर दिए। जैसे मैंने अभी बताया, जब सी उसके पास गया कि खाली करो, तो बी ने क्या बोला, बी ने बोला देखो मैंने इसकी 4 दीवारी करा दी, फेंसिंग करा दी है, मैंने तो खर्चा कर दिया है। तो उसने अपना समझ के कुछ ना कुछ एक्ट कर दिया हो। जैसे अगर प्लॉट की जगह जमीन होती तो उसने क्या किया, उस जमीन पे हल जोत लियो, बीज बो दिए हो या फिर प्लांटिंग कर दी हो, कि मतलब जो है खेती उगा ली हो, गेहूं जो भी उसकी खेती होते हो लगा दिया हो, या फिर पौधे लगा दिए हो, पेड़ लगा दिए हो, या फिर कुछ भी तरीके से उसने यूज कर लिया, कुछ ना कुछ अपना समझ के उसने ऊपर एक्ट कर लिया है। ट्रांसफर इज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट, और ट्रांसफरी अपना पार्ट अदा करने के लिए तैयार भी है। तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इक्विटी है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी ट्रांसफरी को, ऐसे ट्रांसफरी को जो कि पार्ट परफॉर्मेंस के अंडर काम कर रहा है। ये जो सेक्शन है सेक्शन 53A, इसका जो बेस है वो सेक्शन 4 स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स इन इंग्लैंड जो एक्ट था उसमें सेक्शन 4 जो था वहां से निकल के आया। वहां पर क्या होता था, ओरली एग्रीमेंट हो जाते थे, कहा इंग्लैंड में, तो वहां पे एग्रीमेंट की वजह से लोग फ्रॉड करते थे कि ओरल एग्रीमेंट कर लिया, उस जो व्यक्ति होता था पैसे दे देता था ओरल एग्रीमेंट के बेस पे, उसके नुकसान की भरपाई करे, कैसे करें, तो उसी वजह से पार्ट परफॉर्मेंस का जो था टर्म आई थी सेक्शन 4 में उस एक्ट में। और हमारे यहाँ जो आई सेक्शन 53A वो 1929 के अमेंडमेंट के बाद आई थी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और हमें समझ में आ गया कि इसके एसेंशियल्स क्या है, यही सारी बातें जो आपके सामने लिखी हैं 5 पॉइंट्स, यही बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं। बस 2 चीजें और इसमें ऐड करनी है, वो ये जहां पर रजिस्ट्री की भी बात हुई है, बेयर एक्ट में रजिस्ट्री की भी बात हुई है कि हो सकता है ज्यादा, मैंने भी बोला सब कुछ हो चुका है, मीन सारी फॉर्मेलिटीज रिटेन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है, स्टैम्प वगैरह सब हो चुका, स्टैम्प वगैरह सब हो चुका है, लेकिन एक ही चीज है जो नहीं रह रही है, वो है रजिस्ट्री। तो अगर रजिस्ट्री के बिहाफ पे बोले कि जी हमारी तो रजिस्ट्री नहीं हुई थी इसलिए मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये उसका एक्सक्यूज काम नहीं आएगा ट्रांसफरर का, कि रजिस्ट्री की बात पे वो बोले कि मैंने ट्रांसफर करा, तो ये गलत बात है ट्रांसफरर की। और इसमें एक चीज और आ जाती है, एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो में ये कहा गया कि ऐसा ट्रांसफरी जिसको कि गुड फेथ में जिसने काम किया, मैंने बताया, उसके राइट को इक्विटी प्रोटेक्ट करेगी। सी था, अगर सी को पता था उसने बी को भी बेच रखा है, प्लॉट भी पार्ट परफॉर्मेंस पे चल रहा है उनका ये, तो उसको जो है उसके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, फिर बी के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन अगर सी को पता नहीं था, उसने बोनाफाइडली खरीदा है, गुड फेथ में खरीदा है, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भले ही हो भी, लेकिन उसके जो राइट्स होंगे वो जो पहले वाला ट्रांसफरी है उसके राइट्स को ओवरराइड करेंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी है 53A के कंटेक्स्ट में भी। अब हमने पढ़ लिए कि एसेंशियल्स ये होते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेम यही लिखा है, बस मैंने अभी आपको बोला रजिस्ट्री और प्रोवाइजो वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी है, वो भी है बेयर एक्ट में। ठीक है, अब इनके बाद में वो ऐसे डिफेंस हैं जिसके बेस पे जो है ट्रांसफरर ये नहीं बोल सकता ट्रांसफरी को कि हम आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, या मैंने सी को इसलिए बेची थी क्योंकि ये 2 चीजें थी। कौन कौन सी 2 चीजें, बोले कि रजिस्ट्री नहीं हुई थी जैसे मैंने अभी बताया, या फिर बोले जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। अब प्रॉपर फॉर्म की जब बात करते हैं तो प्रॉपर फॉर्म का मतलब कि रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इतनी बात है वो मना नहीं कर सकता। प्रॉपर फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये आता है कि हाँ, अगर मैंने बोला सब कंप्लीट हुई है फॉर्मेलिटीज, क्या जैसे सेक्शन में ही बोला गया है कि उसने क्या कहा है, उसने साइन करके दिए हैं, ट्रांसफरर ने साइन करके दिए हैं अपने, और स्टैम्प भी है। लेकिन अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो अनस्टैम्प्ड है या अनसाइंड है, तो उसके केस में फिर ट्रांसफरी जो पार्ट परफॉर्मेंस वाला अपना केस लेके गया, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स जो सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 53A में बेयर एक्ट में कहा गया है सारी बातें कि साइन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, तो उसकी बात सुनी जाएगी बी की, अदरवाइज उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब फिर इस नेचर एंड स्कोप की बात करते हैं सेक्शन 53A की। तो नेचर क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 53A की बात करते हैं। सबसे पहली बात, नो टाइटल ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। भले ही बी के पास अधिकार है कि वो ए से बोले कि मैं तो तैयार हूं अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए पूरी तरीके से,
क्योंकि मैं पार्ट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A उसके ऊपर किसी तरीके का टाइटल या इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर नहीं कर दे रहा है, और ये उसके लिए एक पैसिव इक्विटी है, एक्टिव इक्विटी नहीं है। मींस ये उसके लिए डिफेंस की तरह काम करेगा, एक स्वॉर्ड तलवार की तरह काम नहीं करेगा। मींस वो अपने आप को बचाएगा, वो किसी के ऊपर इल्जामात लेके नहीं जाएगा और ना ही किसी को जबरदस्ती सूट में फंसाएगा। वो तो अपने आप को बचाने के लिए लेकर के जाएगा क्या, सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। फिर ट्रांसफरी और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये वाली बात हमें देखना है कि जो ट्रांसफरी है वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है। अलग अलग कोर्ट्स ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इसके बारे में अलग अलग बातें कही। जैसे इलाहाबाद, बॉम्बे और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो इस केस में पार्ट परफॉर्मेंस का केस लेके आता है, जैसे हमारे इलस्ट्रेशन में बी था, तो बी जो है वो डिफेंडेंट है क्योंकि वो अपने टाइटल को, अपनी बात को डिफेंड करने के लिए लेके जा रहा है। फिर राजस्थान, उड़ीसा, मद्रास एंड पंजाब, इन रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि जो बी था जिसकी हमने भी बात की, वो प्लेंटिफ की तरह ही आएगा क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग राय रखती हैं कि जो व्यक्ति है जो सेक्शन 53A के तहत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लाएगा, वो डिफेंडेंट एक्ट करेगा कि प्लेंटिफ एक्ट करेगा। फिर आता है राइट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। अभी मैंने आपको बताया, प्रोवाइजो में भी कहा गया है, जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होता है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करा जाएगा अगर वो बोनाफाइडली काम किया है उसने। तो यही इसका नेचर एंड स्कोप है सेक्शन 53A का। केस लॉ पे पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला है एन पात्रा वर्सेस जी पात्रा एंड अदर्स 1998 का केस। इस केस में कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो पार्टीज थी उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ओरल हुआ था, और हमें पता है सेक्शन 53 है ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे डील नहीं करता। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन है तभी जो है पार्ट परफॉर्मेंस की बात होगी, सेक्शन 53A के तहत कार्यवाही होगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो डिफेंडेंट था, यहाँ पर हमने बोला डिफेंडेंट किसको, उस व्यक्ति को, जैसे हमारे केस में ए है, तो ए ने मना कर दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो इस केस में बोला गया कि क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रिटन में है तो कैसे प्रूफ करेंगे, डिफेंडेंट तो निग्लेक्ट ही कर रहा है, डिफेंडेंट तो इनकार ही कर रहा है उस चीज से कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर केस में ये हेल्ड हुआ कि जो सेक्शन 53A की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो व्यक्ति केस लेके आया। तेजा सिंह वर्सेस राम प्रकाश 1984 के केस में ये हेल्ड हुआ कि जिस व्यक्ति ने पार्ट परफॉर्मेंस की बात की थी, जो ट्रांसफर ही था, उसने जो था इंस्टॉलमेंट में जो ट्रांसफर था उसको पेमेंट की। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात आई तो उसमें वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया, मीन्स उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई। यानी फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुका था, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात आई उसमें उसको प्रॉब्लम हुई। उसने ट्रांसफरर से बोला मैं थोड़ी लेट से पेमेंट करूंगा। ट्रांसफर तैयार हो गया कि ठीक है आप लेट से पेमेंट कर देना। अब उसने डिले पेमेंट करी, लेकिन इसी बीच जो ट्रांसफरर था उसने प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली टाइम जैसी कोई बात मेंशन नहीं थी तो मान लिया जाएगा कि टाइम की जो लिमिट है वो इस सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब कि अगर उसने इंस्टॉलमेंट देने में अगर कुछ देरी भी की है मगर दी है और वो रेडी था अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में किसके पास जाएगा प्रोटेक्शन, जो ट्रांसफरी है उसी के पास जाएगा। फिर जवाहरलाल वाधवा वर्सेस हरिपाल चक्रवर्ती 1989 के केस में हुआ था कि जो व्यक्ति था, जो ट्रांसफरी था, जो जैसे हमारे केस में भी, वो अपने आप अपने पार्ट पे गलत था मतलब इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया था। तो जब वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो इसलिए नहीं पता चल पा रहा था कि वो रेडी था, ना ही उसने कुछ कम्युनिकेट किया था। तो इसलिए बोला गया कि जो उसी व्यक्ति के फेवर में जाएगा जो कि अपनी परफॉर्मेंस कर रहा हो या रेडी हो। फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर केसी शर्मा एंड अदर्स 2020 का केस अपील के थ्रू केस आया। ये अभी रिसेंटली 14 अगस्त 2020 को ही जो है हेल्ड हुआ है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब लीज की बात आती है तो जिसके फेवर में लीज बना होता है, भले ही वो लीज रजिस्टर्ड ना हो, तब भी जिसके फेवर में लीज हुआ सेक्शन 53A उसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस केस को आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके अभी रिसेंटली जो
भी एग्जाम होंगे वहां पर ये आ जाए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर केसी शर्मा एंड अदर्स पार्ट परफॉर्मेंस का केस है लीज से रिलेटेड, कि जिसके पास लीज है भले ही लीज जो है रजिस्टर्ड ना हो, जो है वो उसी के फेवर में पार्ट परफॉर्मेंस जाएगी। सेक्शन 53 है, उसी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा जिसके फेवर में लीज बनी हुई है। तो इस केस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।